चैप्टर 1। भींचते हुए खुद से बोला, अगर आज वो नहीं आई तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। देव ये सोच रहा था, इतने में उसके फोन की रिंग बजने लगी। देव ने तुरंत ही कॉल रिसीव करके कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से आन्या ने कहा, आद्या पार्टी में आने के लिए मान गई है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उसे है पता नहीं चलना चाहिए कि आपको पता है कि वो आद्या है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव के चेहरे पर जो गुस्सा था वो शांत हो गया। अब गुस्से की जगह पर देव के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अंडस्को वही दूसरी तरफ। आद्या जल्दी से तैयार हो गई। आद्या ने ब्लैक पार्टी गाउन पहना था जो काफी खूबसूरत था। आद्या ने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था ताकि उसके लंबे बाल नजर न आए। उसने अपने कानों में व्हाइट डायमंड की छोटी ईयरिंग पहनी थी जो उसके इस लुक को और भी बहुत खूबसूरत बना रही थी। आद्या के तैयार होने के बाद आन्या आद्या को ही निहार रही थी। वो आद्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आद्या। कोट। आद्या ने इस बार पर कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से खड़ी रही। जजी से आन्या को आद्या की नाराजगी अच्छे से समझ आ रही थी, पर इस वक्त आन्या आद्या को सिर्फ पार्टी में भेजना चाहती थी, इसलिए उसने आद्या का हाथ पकड़कर पीछे वाले रास्ते पर ले जाते हुए बोली, ये सब जाने दो, मेरी दोस्त सोम्या कार लेकर आ गई है, तुम जल्दी से उसकी कार में बैठकर चली जाओ। कोट। आद्या को ना चाहते हुए भी नीचे आना पड़ा और सोम्या अपनी व्हाइट कार लेकर आद्या के ही आने का वेट कर रही थी। वो आद्या को देखकर जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर कहती है, कार में बैठ जाओ, हमें लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आद्या बिना देरी किए कार में बैठ गई और सोम्या ने अपनी कार काफी तेजी से वहां से ले गई। थोड़ी देर बाद आन्या आद्या के जाने के बाद तैयार हुई। फिर उसने किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से किसी लड़के ने कॉल रिसीव करके कहा, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या बहुत खुश हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, नकुल मैं अबों आई। उद्धरण चिन्ह। आन्या अपने घर से बाहर आकर उस नकुल नाम के लड़के की बाइक पर बैठकर यहाँ से चली गई। अंडस्को। नटराज रिसोर्ट। नटराज रिसोर्ट को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे रिसोर्ट को जगमगाती लाइट और काफी कुछ डेकोरेशन भी किया था। सजाया भी क्यों नहीं जाता, आखिर देव की बर्थडे पार्टी थी, जहां काफी बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले भी मौजूद थे। और आद्या सोम्या के साथ रिसोर्ट में आ गई। वही सोम्या आद्या के पीछे चलते हुए देव को मैसेज करती है, देव भाई मैं उसे लेकर आ गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। असल में सोम्या देव के चाचा की लड़की थी, जो दिखने में खूबसूरत पर अपने में खोई हुई, क्योंकि वो अपने हालतों में उलझी हुई थी। और आद्या की बात की जाए तो आद्या यहाँ आने के बाद बहुत घबरा रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर भी वो अपनी घबराहट छुपाते हुए खुद से मन ही मन बोली, हे भगवान, कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। उद्धरण चिन्ह। वही सोम्या ने देव को ये मैसेज किया तो देव ने सोम्या को रिप्लाई किया, उसे मेरे रूम के लेकर आओ। कोट। ये मैसेज पढ़कर ही सोम्या बिना देरी किए आद्या की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे भाई के रूम में जाना होगा। कोट। ये सुनकर तो आद्या की सांसें मानो अटक सी गई। वो अपनी सूझबूझ सब कुछ भूल गई और वो देव के रूम में जाने के बारे में सुनकर ही घबरा सी गई, इसलिए वो तुरंत ही मना करते हुए बोली, नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सोम्या ने अपनी भारी आवाज में कहा, देखो मुझसे बहस मत करो, मेरा भाई तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आद्या का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं देव उसे पहचान न ले कि वो आन्या नहीं आद्या है, इसीलिए वो देव के पास नहीं जाना चाहती थी। पर सोम्या के लिए देव का हुक्म सर आंखों पर था। वो आद्या का हाथ पकड़कर उसे मनाते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले आते हुए देव के रूम की तरफ बढ़ने लगी। आद्या अपना हाथ छुड़ाते हुए मना करते हुए बोली, देखो सोम्या, मुझे देव के कमरे में नहीं जाना है, मुझे देव से बहुत डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। पर सोम्या नहीं मानी और देव के रूम के पास लाकर आद्या का हाथ छोड़ते हुए बोली, देखो तुम मुझसे बहस करना बंद करो और मेरे भाई से जाकर बात करो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सोम्या वहां से चली गई। वही आद्या भी घबराहट के मारे वहां से जाने लगी, पर उसका पैर अपने गाउन में उलझ गया जिससे वो पीछे की तरफ गिरने लगी। उसके पीछे होने से ही दरवाजा खुल गया और आद्या नीचे फर्श पर गिर गई। आद्या को अपनी कोहनी में लग गया था, इसलिए उसका पूरा ध्यान अपनी कोहनी की तरफ चला गया। वो अपनी कोहनी को सहलाते हुए खुद से बोली, आह मेरा हाथ। उद्धरण चिन्ह। आद्या ने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये शब्दों ने आद्या को घबराने के लिए मजबूर कर दिया था। आद्या की सांसें मानो अटक सी गई।
वो अब कांपने और अनुपम जी शुक्ला ये खबर सुनकर अपनी चाय का कप टेबल पर रखकर खड़े हुए और गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाए, आध्या। कोट। आध्या अपने पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो घबराने लगी। उसे अंदाजा हो गया कि शायद उसकी फैमिली को पता चल गया। वही आन्या काफी गहरी नींद में सोई थी, लेकिन अपने पापा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाती है। आध्या अपने लड़खड़ाते हुए कदम से अपने कमरे से बाहर आए और सीढ़ियां उतरकर अपने पापा के सामने आकर खड़ी हो गई। आध्या डरते हुए अपने पापा से बोली, क्या हुआ पापा? कोट। अनुपम जी आध्या से कुछ कहने वाले थे, इतने में आध्या की मां शोभना जी ने आध्या के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसे आध्या लड़खड़ा सी गई पर उसने खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। और शोभना जी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करके? अपनी फैमिली को बिना बताए तुमने सगाई करी। कोट। आध्या की मां ने आध्या के कपड़े देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये कल रात की ही बात है। आध्या की आंखों में आंसू लगातार गिरने लगे। वो अपनी मां को कहती भी क्या, क्योंकि सच तो सामने टीवी पर चल रहा था। आध्या की मां आध्या को दूसरा थप्पड़ मारती उससे पहले अपनुम जी बीच में आए और कहने लगे, आध्या को पहले बोलने दो, असल में ये सब हो क्या रहा है? कोट। समीर बीच में टोकते हुए कहने लगता है, मम्मा ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो देव ओब्रॉय है जिससे हर कोई कनेक्ट होना चाहता है। ये बिजनेस की दुनिया में टॉप 10 में है। उद्धरण चिन्ह। समीर अपनी फैमिली को देव के बारे में कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ इससे ज्यादा बोल पाता इससे पहले ही घर की डोरबेल बजने लगी। समीर जी ने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही कुछ लोग हाथों में बड़ी थाली में गहने, तोहफे, कुछ फ्रूट और कपड़े और सामान घर के अंदर लाने लगते हैं। और आध्या की पूरी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उतने में देव की मां उर्मिला घर के अंदर आई। उर्मिला पहले अपने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहती है, माफ कीजिएगा, हम बिना बताए यहाँ आए। उद्धरण चिन्ह। वही नानी ने आगे आते हुए कहा, आइए ना बैठिए। कोट। अंडरस्कोर। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठ गई और नानी शोभना जी की तरफ देखकर बोली, शोभना पानी लेकर आओ। कोट। शोभना जी पानी लेने चली गई और वही उर्मिला जी के साथ देव और देव के कुछ फैमिली मेंबर भी आए थे। अनिता जी का बड़ा बेटा नुमान भी आया था और देव की छोटी बहन साइनी भी आई थी। वही शोभना जी के पीछे पीछे नानी भी किचन में आती है और शोभना जी नानी से कहने लगी, माँ आप क्या कर रही थी बाहर? उन सभी को क्यों बैठने के लिए बोला आपने? उद्धरण चिन्ह। नानी ये सुनकर शोभना जी से बोली, मुझे लगता है ये आध्या का रिश्ता कराने के लिए आए हैं। अगर ये रिश्ता करने के लिए आए हैं तो हम हाँ कह देंगे। उद्धरण चिन्ह। वही अनुपम जी किचन में आ रहे थे। उन्होंने ये बात सुन ली और वो किचन में आकर नानी से कहने लगे, ये आप क्या कह रही है? हम इन्हें जानते भी नहीं और रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दे? उद्धरण चिन्ह। नानी ने कहा, आध्या सभी को जानती होगी तभी तो कल वो सगाई करके आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शोभना जी उदास होकर बोली, आध्या को सगाई नहीं करनी चाहिए थी, वो भी हमें बिना बताए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। कोट। ये सुनकर नानी समझाने लगी, अब जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। वैसे भी आध्या सगाई करके आए हैं, वो बात हर जगह पर फैल गई है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर ये रिश्ते के लिए आए हैं तो हम मना नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वैसे तो शोभना जी और अनुपम जी ये बात सुनकर इतनी जल्दी तैयार न होना चाहते थे, पर वो ये भी सोच रहे थे कि आध्या की खुशी इसमें ही होगी। और शोभना जी ने उदासी से कहा, पर आध्या को ये करने से पहले हमें कहना चाहिए था। नानी ने समझाया, हो सकता है उसे लगा हो हम उसकी पसंद के लड़के से शादी न कराए, इसलिए उसने ये कदम भरा हो। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद नानी की बात सच निकली थी। उर्मिला आध्या और देव की शादी की बात करने आई थी। सब शादी की बात करने में लगे थे और आध्या को पूछे बिना ही अनुपम जी ने शादी करने के लिए हामी भर दी और 15 दिनों में शादी तय की जाती है। हालांकि आध्या की फैमिली इस बात से खुश नहीं थी, होती भी कैसे शादी ऐसे हालातों में जो हो रही थी, लेकिन हर जगह इस बात की खबर लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने यही फैसला किया था। और ये बात जब आध्या को पता चलती है तो वो अपने कमरे में वो रोने लगी और आन्या की तरफ देखकर उस पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उद्धरण चिन्ह। आन्या खामोशी से अपनी बहन की बात सुन लेती है पर कोई जवाब नहीं देती के लिए कहा और आध्या इस लहंगे को लेकर ट्रायल रूम में आ गई। आध्या मिरर के सामने खड़ी खुद से बात करते हुए उदासी से बोली, ये कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, फिर क्यों मैं ये सब कर रही हूँ? आखिर ये आन्या ने क्यों पैसे लिए और देव आन्या की बजाय मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। फिर आध्या ने अपने आ रहे ख्यालों को झटक दिया और लहंगा वहन लगी।
आद्या ने ब्लाउज पहना था कि इतने में अचानक से ट्रायल रूम का दरवाजा खुला, जिससे आद्या घबरा कर पीछे मुड़ गई और मिरर के सहारे टेक कर घबराते हुए अपने सामने देखने लगी। आद्या के सामने देव खड़ा था। देव ने ट्रायल रूम का दरवाजा बंद किया, फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक आद्या को देखने लगा। वही आद्या देव को देखकर घबरा गई और तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव को आद्या पर गुस्सा आने लगा, जिससे वो आद्या की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से भारी आवाज में बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। तुम भूल गई कि तुम्हारी सांसों और तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। उद्धरण चिन्ह। आद्या पीछे जाने लगी, पर पीछे मिरर था, इसलिए वो अब देव से दूर नहीं जा सकती थी। वही देव आद्या के काफी करीब आ गया और अपना एक हाथ मिरर पर रख दिया। कहने लगी, अब जाओ और देव जीजू के साथ ही तुम नहा लेना। इतना बोलकर प्रिया दरवाजा बंद कर देती है और आद्या जल्दबाजी में दरवाजे को नॉक करती हुई बोली, प्रिया दरवाजा खोलो तुम। उद्धरण चिन्ह। पर अफसोस कि आद्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। रुहासी होकर वही सामने के दरवाजे की तरफ देखने लगी और फिर दरवाजे की तरफ घूरने लगी। तभी आद्या को याद आया कि उससे देव से काफी कुछ पूछना है और उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए। यही सोचकर आद्या के चेहरे पर गुस्सा आ गया। फिर वो गुस्से में देव के रूम की तरफ बढ़ गई। आद्या देव के रूम के सामने जानकर खड़ी हो गई और उसने गहरी सांस लेकर दरवाजे पर नॉक करने लगी। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, जिससे देखकर आद्या ने हल्के से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और फिर दबे कदमों के साथ वो रूम में आई। रूम में रोशनी कम थी, सिर्फ लैंप से आ रही हल्की पीली रोशनी रूम में थी और रूम का माहौल काफी शांत था। रूम की खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से आ रही ठंडी हवाएं कर्टन को हवा में लहरा रही थी। आद्या रूम के अंदर आए और धीरे से दरवाजा बंद कर देती है और अपनी नजर चारों ओर घुमाते हुए सोचते हुए बोली, ये देव कहाँ गया? क्या मैं गलती से किसी और के रूम में आ गई हूँ या फिर मैं सही रूम में आई हूँ? आद्या इतना सोच रही थी कि इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला और आद्या की नजरें उस ओर चली गई। सामने देव खड़ा था। देव ने अभी अभी शॉवर लिया था। उसने अपने शरीर पर सिर्फ बाथरोब पहना था। देव के गीले बालों का पानी नीचे फर्श पर गिर रहा था और उसकी गहरी काली आंखें लाल नजर आ रही थी। देव आद्या की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था, मानो वो आद्या से पूछना चाहता हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो और किससे पूछ कर आए हो। आद्या जो कि कॉन्फिडेंस से अंदर आई थी, देव से सवाल करने उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। देव के सिर्फ एक नज़र से देखने से वो 2 कदम पीछे चली गई और कहने लगी, वो मम्मी यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर मुझे यहाँ नहाने के लिए कहा साइनी ने, इसलिए मैं यहाँ आई। ये सुनकर देव की भौहें ऊपर को उठी, पर अगले ही पल उसके चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। फिर बिना भाव से बोला, फ्रेश होकर यहाँ से चली जाना। इतना बोलकर देव अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है और आद्या जल्दबाजी में वॉशरूम के अंदर चली गई। आद्या एक पल के लिए भूल गई थी कि वो देव से अपने सवालों के जवाब लेने आई थी, पर देव को देखकर उसका दिल काबू में नहीं था और वो सब कुछ भूल गई थी। सच में देव का एटीट्यूड उसके चेहरे पर झलक रहा था, जिससे वो सब कुछ भूलने पर मजबूर हो गई थी और आद्या को ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर क्यों देव ने उससे शादी करने का फैसला लिया जबकि आन्या ने पैसे लिए थे। आद्या ये सोचकर फिर से उदास हो गई और उसके चेहरे पर उदासी के भाव दिखने लगे थे। उसका मन भारी हो गया था और वो गहरी सांस लेकर खुद से बोली, मुझे देव से पूछना होगा कि क्यों उसने ये किया, आखिर मेरी इन सब में क्या गलती थी। थोड़ी देर बाद आद्या शॉवर लेकर बाहर आकर देव की तरफ देखने लगी। देव एक चेयर पर बैठा था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। और आद्या को देव को इतने सुकून से बैठे देख बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने आप को रोक नहीं सकी और गुस्से से देव की तरफ बढ़ गई। आद्या देव के सामने आकर बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? प्लीज ये शादी करने से इनकार कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। देव ने अपनी आंखें खोली और वो आद्या पर अपनी नजर टिकाए हुए था। देव को देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि वो गुस्से में है या नहीं, पर उसने एक नजर आद्या की तरफ देखा, उसके बाद अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए शांत स्वर में बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी और अपनी मनमानी करनी है तो तैयार रहना अपने डैड को रास्ते में देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। देव ने ये बात भले ही शांत स्वर से कही थी, पर उसकी ये बात आद्या को बेचैन कर रही थी और अंदर तक हिलाने पर मजबूर कर रही थी। और आद्या को देव की इन्हीं सभी बातों से गुस्सा आने लगा था और वो अपने आप को रोक नहीं सकी और गुस्से से उसने सुनाया, मिस्टर देव, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। मुझे शादी करने पर आप मजबूर कर रहे हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, पर आप मुझे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना।
देव जो कि अपने आप को शांत रखे हुए था, उससे आध्या की बातों ने गुस्सा दिला दिया और देव गुस्से से चेयर से उठकर आध्या की कलाई को पकड़ा और अपनी तरफ खींचता है, जिससे आध्या देव के काफी करीब आ गई और देव ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर आध्या की आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे दोबारा से उलझने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हारा वह हश्र करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आध्या काम सी उठी और वो देव की गुस्से से भरी निगाहों को देखकर डर सी गई और आध्या की आंखें आंसुओं से भर गई थी और देव जो कि गुस्से से कह रहा था, वो आध्या की आंखों में आंसू देखकर उससे छोड़ देता है और खुली खिड़की की तरफ बढ़ गया। देव अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचने लगा था, मानो वो अपना गुस्सा अपने कंट्रोल में करना चाहता हो। फिर खुद को शांत करते हुए गहरी सांस भरते हुए उखड़े हुए लहजे से बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। आध्या ये सुनकर बिना देरी किए वहां से भागती हुई बाहर चली गई और देव के भाव उसके जाते ही नॉर्मल हो गए थे। आध्या रूम से बाहर आकर लॉबी से होती हुई एक शांत कोने में जानकर छुप गई और वो बेतहाशा रोने लगी। आध्या को देव का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहले आन्या बनकर देव से काफी बार मिली थी, तब देव का बिहेवियर काफी अलग था और आजकल देव का बिहेव उससे रोने पर मजबूर कर रहा था। पर वो इतनी आसानी अपने आप को कमजोर नहीं बना सकती थी, इसलिए वो अपने आंसू पूछती है और अपने आप से बोली, नहीं मैं इतनी आसानी से कमजोर होने वालों में से नहीं हूँ। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर देव मुझसे शादी किस लिए करना चाहता है और उसकी वजह क्या है। ये सुनकर देव के चेहरे के भाव बदल से गए। वो कुछ पल सोचने के बाद अपनी माँ की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मॉम आप सिर्फ यही चाहती थी ना कि मेरी शादी हो। ये सुनकर उर्मिला ने अपना सिर हाँ में हिलाया और देव फिर बोला, फिर आप शादी की तैयारी कीजिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उर्मिला यही तो चाहती थी कि देव की शादी हो, फिर चाहे किसी से भी क्यों ना हो। और उर्मिला देव के कहने पर ही आध्या के डर गई थी उसकी शादी की बात करने के लिए और देव ने उस वक्त अपनी माँ से कहा था कि वो आकर उस सब समझाएगा, पर देव अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया था कि उससे टाइम ही नहीं मिला था। लेकिन उर्मिला देव से काफी सारे सवाल करना चाहती थी, पर इस वक्त उर्मिला जी ने सही टाइम नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इतना कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, पर तुम जो भी कर रहे हो सोच समझ कर करना। देव ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उर्मिला वहां से जाते हुए बोली, ठीक है मुझे और भी तैयारी करनी है, तुम अपना काम खत्म करके नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके मॉम, देव ने कहा। देव अपनी माँ के जाने के बाद उसने अपना सिर सोफे से टिका दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि इतने में उसके फोन पर कॉल आने लगा और देव अचानक से अपनी आंखें खोलकर फोन की तरफ देखने लगा और फोन की स्क्रीन पर आ रहे नंबर को शायद वो जानता था कि किसका कॉल है, इसलिए उसने बिना देरी किए कॉल रिसीव किया और अपनी जगह से उठ गया। और सामने से एक लड़की की आवाज आई, मुझे आपसे मिलना है और बात करनी है। ये सुनकर देव ने बिना देरी किए कहा, मीट मी एट 7 PM एट होटल ब्लैक होल रूम नंबर 008। वही आन्या देव को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद उर्मिला ने उससे डील की है तो कोई ठीक लड़का नहीं होगा, पर उसके सामने तो देव ओबरॉय था, जिससे आन्या ने मन ही मन कहा, क्या सच में मैं देव की गर्लफ्रेंड हूँ। कोट। इतना कहने के बाद आन्या चेयर पर आकर बैठ गई और उसने देव से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। आन्या इतना ही कह पाई थी कि इतने में देव ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे तुम नहीं तुम्हारी बहना आध्या पसंद है। उद्धरण चिन्ह। देव ने आध्या के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो जान गया था कि आध्या का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन देव को आध्या चाहिए थी, जिससे उसने प्लान कर लिया था कि उसे क्या करना है। वही आन्या में देव से घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी बहन का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। उद्धरण चिन्ह। देव ने ये सुनकर अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। कोट। पर मेरी बहन इसके लिए नहीं मानेगी, आन्या ने कहा, जिससे सुनकर देव ने जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम वही करो। इतना कहकर देव ने आन्या को समझाया कि उसकी हर कोई पार्टी में या फिर वो जब भी उसे मिलने के लिए बुलाए तो वो अपनी जगह पर आध्या को भेज दे। ये सुनकर आन्या को काफी अजीब लगा, पर देव ने समझाया कि वो वक्त रहते आध्या को अपना बना लेगा। आन्या को देव ने अपने जाल में फंसा दिया था, जिसे आन्या पूरी तरह से ये समझने लगी कि देव आध्या को पसंद करता है। और आन्या इस बात के लिए इसलिए मानी क्योंकि आध्या का बॉयफ्रेंड लक्ष्य उसकी वजह से बना था, जिससे आन्या ने सोच लिया कि जिस तरह से कि देव कह रहा है वही करेगी और उसने हर वक्त हर समय जैसा देव ने कहा वैसा ही कहा। पार्टी या किसी भी फंक्शन में आन्या ने अपनी जगह पर आध्या को भेजा, वो भी कोई ना कोई बहाना बनाकर।
इसी तरह से देव ने अपने प्लान को अंजाम दिया और आन्या भी उसके जाल में फंस गई। फ्लैशबैक एंड देव इसी सोच में डूबा हुआ था कि आन्या ने देव को टोकते हुए कहा, मुझे तो डर है कि कहीं आद्या मेरे मम्मा पापा को सच न कह दे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देव अपने ख्याल से बाहर आया और आन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तुम अपने घर जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वो समीर की तरफ से अपनी नज़र हटा लेती है और इधर समीर जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ अंदर आ रहा था, उसकी नज़र सामने की तरफ गई और वो वहीं रुक गया। क्योंकि समीर ने अपने कदम इसलिए रोक दिए थे क्योंकि सामने सौम्या ने ब्राउन कलर का गाउन, ब्राउन लिपस्टिक और सौम्या ने अपने खुले बाल रखे थे और आंखों ने थोड़ा काजल भी लगाया था। वैसे तो सौम्या को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने हल्का सा मेकअप आज किया हुआ था, वरना वो बिना मेकअप भी खूबसूरत ही लगती थी। वो वैसी ही तैयार हुई थी जैसा समीर मॉल में अकेले अकेले बड़बड़ा रहा था। समीर काफी देर से बिना पल के झपकाए सामने की तरफ देख रहा था और वो होश में तब आया जब उसे अपनी आंखों में जलन का एहसास हुआ और वो बार बार अपनी आंखें मिचते हुए बड़बड़ाने लगा, ये सौम्या तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसा मैंने सोचा था। अल्पविराम, क्या इतना सब कुछ देव के आद्या के साथ करने के बाद आद्या देव से शादी कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए पढ़ते रहिए। वैसे तो आद्या देव से ये सब नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसे देव के तेवर देखकर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी और उसके मन में जो कुछ भी आया वो बोलती रही। आद्या की बात सुनकर देव का गुस्सा उसके सर पर सवार हो गया था और उसने अपने कदम आद्या की ओर बढ़ाए। देव आद्या के सामने जानकर खड़ा हो गया और फिर बिना वक्त गवाए अपना हाथ आगे करके आद्या को खींचकर अपने करीब करता है और आद्या की ठुड्डी को गुस्से में पकड़कर अपने दांत भिंचते हुए गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। आद्या को अपनी ठुड्डी पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो देव के हाथ हटाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रही। फिर वो जैसे तैसे करके देव के हाथ को एक झटके से झटकती है और देव को थोड़ा दूर धकेलते हुए चिल्लाई, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, ये मेरे प्यार की निशानी है और मैं इसे रिमूव कभी नहीं कराऊंगी, समझे तुम। देव आद्या की बात सुनकर गुस्से में आद्या को उससे खींचते हुए उससे दीवार के सहारे सटा देता है और आद्या कुछ बोल पाती इससे पहले देव के हाथ में जो जली हुई सिगरेट थी वो आद्या के शोल्डर की तरफ ले गया और एल नाम के टैटू पर रख दिया और बेदर्दी से वो उस टैटू पर सिगरेट को फिराने लगा। आद्या को जलन हो रही थी, वो देव को धक्का देना चाहती थी, लेकिन देव ने एक हाथ से आद्या को काफी मजबूती से पकड़ा था जिसे आद्या वहां से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही देव को अपने से दूर कर पा रही थी। आद्या चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, पर देव को तो जैसे उसकी चीख से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और देव ने सोचा था कि वो अपने गुस्से को अपने समेत रखेगा और आद्या पर गुस्सा नहीं करेगा, पर आद्या के इस तरह से जवाब देने से वो अपने आप पर से काबू खो चुका था और वो इतना बेरहम हो गया था कि वो उस टैटू को आद्या के शरीर से अलग करना चाहता था क्योंकि उससे अपनी चीज पर किसी का हक नहीं पसंद था और अब आद्या उसकी थी, फिर वो कैसे अपनी चीज पर किसी और का नाम बर्दाश्त कर सकता था। और जब देव ने देखा कि एल नाम का नामो निशान नहीं है तभी आद्या के शोल्डर पर से उसने सिगरेट हटाकर वहीं फेंक दी और देव ने अब आद्या को अपनी तरफ किया और कहा, देव ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है, जितना तुम जल्द ही समझ जाओगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना कहने के बाद देव आद्या को अपने आप से दूर करता है और फिर बिना आद्या की तरफ देखे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है। आद्या के आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वो देव को जाते देखकर चिल्लाई, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे आज़ाद करो। देव अपने कदम रोक लेता है और वो आद्या की तरफ देखकर बोला, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, अब कोई अपनी ही प्रॉपर्टी को कैसे जाने दे सकता है। इतना बोलकर देव आद्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लगा और फिर अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, जल्द ही नीचे आ जाना अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली का मजाक ना बनाना हो तो। इतना कहते ही देव कमरे से बाहर निकल गया और उसने कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद कर दिया, जिसे आद्या की आंखें डर के मारे झपकने लगी थी। आद्या को इन सब में सबसे ज्यादा गलती लगी थी तो वो अपनी बहन आन्या की, और वो सबसे बड़ी बेवकूफ अपनी बहन के जुट और फ्रेब से बनी थी, जिसे याद करके आद्या को सबसे ज्यादा बुरा फील हो रहा था और आन्या पर उससे भी गुस्सा आ रहा था और वो आन्या को इन सब चीजों में कसूरवार मानती थी। अगर आन्या ने पैसे नहीं लिए होते तो शायद देव उसे प्रॉपर्टी नहीं मानता और न ही उस पर इस तरह से हक जमाता। सौम्या की नजरें काफी समय से गेट की ओर थी
और वो समीर का इंतजार कर रही थी। सौम्या ने समीर को हर जगह पर ढूंढ लिया था, विला के बाहर, विला के पीछे, यहाँ तक कि गार्डन के चारों ओर भी, लेकिन उसे समीर कहीं दिखाई नहीं दिया, जिसे वो ये अंदाजा लगा चुकी थी कि समीर अभी तक आया नहीं। सौम्या समीर का इंतजार करते हुए अपनी नजरें गेट की तरफ किए हुए थी और समीर सामने अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। समीर के साथ 3 लड़के और थे और 4 लड़कियां, और एक लड़की ने समीर की बाहें पकड़ी हुई थी और दूर खड़ी सौम्या ने ये देख लिया था। सौम्या के चेहरे पर जो चमक थी वो अब गायब हो गई थी, उसकी जगह उदासी ने ले ली थी और उसका दिल बैठा जा रहा था। समीर बातें करता हुआ आगे चल रहा था और वो बीच बीच में किसी बात से मुस्कुरा भी रहा था, और सौम्या को समीर का किसी के साथ इतने फ्रेंडली पेश आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो समीर की तरफ से अपनी नज़र हटा लेती है। और इधर समीर, जो कि अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ अंदर आ रहा था, उसकी नज़र सामने की तरफ गई और वो वहीं रुक गया, क्योंकि समीर ने अपने कदम इसलिए रोक दिए थे क्योंकि सामने सौम्या ने ब्राउन कलर का गाउन, ब्राउन लिपस्टिक और सौम्या ने अपने खुले बाल रखे थे और आंखों ने थोड़ा काजल भी लगाया था। वैसे तो सौम्या को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने हल्का सा मेकअप आज किया हुआ था, वरना वो बिना मेकअप भी खूबसूरत ही लगती थी। वो वैसी ही तैयार हुई थी जैसा समीर मॉल में अकेले अकेले बड़बड़ा रहा था। समीर काफी देर से बिना पल के झपकाए सामने की तरफ देख रहा था और वो होश में तब आया जब उसे अपनी आंखों में जलन का एहसास हुआ और वो बार बार अपनी आंखें मिचते हुए बड़बड़ाने लगा, ये सौम्या तो बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई है जैसा मैंने सोचा था। अल्पविराम अल्पविराम, क्या इतना सब कुछ देव के आध्या के साथ करने के बाद आध्या देव से शादी कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए पढ़ते रहिए देखे जा रही थी। क्या मुझे एक बार देव से बात कर लेनी चाहिए? आध्या ने अपनी मेहंदी को गौर से देखते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर वो अपनी नज़र इधर उधर फिराते हुए देखने लगी। घर में सभी अपनी मेहंदी लगाने में बिजी थे। ये देखकर आध्या उठ गई और अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसे मेहंदी आर्टिस्ट ने रोकते हुए कहा, आपकी पैरों की मेहंदी खराब हो जाएगी, कुछ वक्त इसे सूखने दीजिए। आध्या रुक गई और जवाब देते हुए बोली, थैंक यू बट मुझे जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा, मैं अभी आए, अगर थोड़ी भी मेहंदी खराब होती है तो आप उसे ठीक कर देना। इतना बोलकर आध्या वहां से अपने कमरे में चली गई। आध्या अपने कमरे में आई और वही बिस्तर पर पड़े फोन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगी, पर फोन उसके हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपनी मेहंदी को बचाने की कोशिश कर रही थी। आध्या फोन को उठाने की कोशिश करती हुई बोली, कैसे लूं फोन को अपने हाथ में। आध्या कुछ पल सोचने लगी और उसे ख्याल आया कि वो तक इंतजार करेगी जब तक मेहंदी सूखती नहीं, क्योंकि वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी। शाम का वक्त, शाम के 7 बजे गए थे और आध्या की मेहंदी हल्की सूख गई थी और आध्या सबसे बहाना बनाकर अपने कमरे में फिर से आ गई और अपना फोन हल्के से पकड़कर देव का नंबर अपने फोन में ढूंढने लगी और आध्या ने देव को कॉल करने के लिए उसका नंबर डायल किया। आध्या को घबराहट होने लगी, इसलिए उसने रिंग जाने से पहले कॉल कट कर दिया। फिर अपने घर में इधर उधर घुमती हुई बोली, नहीं मैं देव से क्या कहूंगी। आध्या फिर अपनी बात पलटती हुई बोली, नहीं मुझे देव से बात करनी होगी। आध्या ने फिर बिना कुछ भी सोचे देव को कॉल किया। हालांकि वो काफी घबराई हुई थी, पर वो ऐसे जता रही थी जैसे कि वो नॉर्मल हो और ये सब होना आम था, क्योंकि दोनों अभी जितने वक्त से मिले थे तब से दोनों की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं हुआ था और आज वो डायरेक्ट उसे कॉल करके नॉर्मल बात करने की सोच रही थी। आध्या ने देव को 2 बार कॉल किया और फिर कॉल रिसीव हुआ। आध्या सहम सी गई और सामने से आवाज आई, हेलो देव सर इस वक्त मीटिंग में है, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए और कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप मुझे कह दीजिए, मैं देव सर तक मैसेज पहुंचा दूंगी। आध्या पहले तो लड़की की आवाज सुनकर काफी घबरा गई थी कि देव के फोन पर लड़की, लेकिन वो पूरी बात सुनकर समझ गई थी कि ये रिसेप्शनिस्ट होगी और आध्या बिना देरी किए बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम देव से ये कह देना कि आध्या का कॉल आया था। जी मैम, उस लड़की ने कहा और आध्या ने कॉल कट कर दिया और आध्या गहरी सांस लेने लगी। वो काफी डर गई थी, कॉल करके भी और रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर भी। काफी वक्त गुजर गया था और देव की मीटिंग खत्म हो गई थी। देव मीटिंग रूम से बाहर आया और देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिसे ये पता नहीं लग पा रहा था कि देव गुस्से में है या नहीं। देव सीधा बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोकते हुए कहा, सर आध्या आध्या मैम का कॉल आया था। देव आध्या का नाम सुनकर रुक गया, फिर उसे अपनी दिल के ख्याल आने लगे जिसे उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उसे ये ख्याल आने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत।
ये ख्याल आना सिर्फ नाम का था, क्योंकि उसने अगले ही पल अपने आ रहे अच्छे ख्यालों को झटका और फिर अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन कड़क लाते हुए पीछे मुड़ गया। फिर अपना फोन लेते हुए उसने पूछा, क्या उसे कुछ काम था? रिसेप्शनिस्ट देव की आधी अधूरी बात समझ गई थी कि देव ये कहना चाहता है कि अगर आध्या ने उसे कुछ कहने के लिए कहा हो तो कहो। इतना समझकर ही रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं सर, आध्या मैम ने सिर्फ यही कहा कि आप आए तो मैं कहो आपसे कि उनका कॉल आया था। इतना सुनकर देव बिना कुछ भी कहे बाहर की तरफ बढ़ गया। देव ऑफिस से बाहर आ गया और उसने अपनी कार से टेका लिया हुआ था। कुछ पल उसके दिमाग से दिल की सारी बातें निकल गई थी और उसका ध्यान आध्या का कॉल क्यों आया था इसी पर था और देव ने ज्यादा सोचे बिना आध्या को कॉल किया। कॉल रिसीव हुआ और सामने से प्रिया की आवाज आई, हेलो। देव कुछ बोलने वाला था पर प्रिया की आवाज सुनकर वो खामोशी से प्रिया की आवाज सुनता रहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और प्रिया जानती थी कि देव का कॉल है, इसलिए उसे देव से कोई जवाब न मिलने पर बोली, आध्या नहाने गई है, उसे मेहंदी लगाकर काफी इरिटेशन हो रही थी इसलिए, और वो जैसे ही नहा कर आती है मैं उसे कह दूंगी आपको कॉल करने के लिए। देव ने प्रिया को कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया और उसे वो सब याद आने लगे जो उसने आध्या के साथ शुरू से लेकर अब तक किया। कॉमा 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 कॉमा। क्या देव को होगा अपनी गलती का एहसास, या फिर नहीं जानने के लिए पढ़ते रहिए, इश्क एक दोगी। आन्या ने जल्दबाजी में कहा, हाँ बोलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, बस तुम मुझसे नाराज मत रहना। आध्या ने फिर शांत भाव से कहा, तुमने देव से इतने सारे पैसे क्यों और किस लिए? आन्या ने सुना तो उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो आध्या को क्या जवाब दे और वो अपनी बात को पलटाने की कोशिश करते हुए बोलने वाली थी कि आध्या ने आन्या को साफ लहजे में बोली, मुझे सिर्फ सच सुनना, मुझे झूठ नहीं सुनना। और आन्या तुम बताओ कि तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? आन्या ये सुनकर उसके झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो हकलाए आवाज में बोली, मैं जिसे प्यार करती हूँ उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। आन्या को शुरू से लेकर सारी बात कहने लगी। उसने नकुल के बारे में सब कुछ सच बता दिया था, सिर्फ एक बात छोड़कर जो कि देव ने आन्या से कही थी। और आध्या सारी बात सुनकर इमोशनल हो गई और उसे एक राहत भी थी ये सच जानकर कि उसकी बहन ने कोई गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लिए थे। फिर दोनों बहनें एक दूसरे के गले से लग गई और आन्या आध्या से बोली, आध्या मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आध्या आन्या से दूर होती हुई बोली, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ कि तुमने कोई गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लिए थे। आखिर एक बहन बहन होती है, एक बहन चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे लेकिन दूसरी वाली उससे जरूर माफ करती है। आखिर एक बहन का रिश्ता है ही कुछ ऐसा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। क्या देव और आध्या की शादी कल होगी या फिर होगा कुछ और? जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क। देव ये सुनकर आगे बढ़ गया। देव का रौब काफी अलग अलग था जिसे वहां मौजूद मेहमान भी अपनी नजर देव से हटा नहीं पा रहे थे और देव आध्या की मां के सामने जानकर खड़ा हो गया। फिर देव ने अपने गॉगल्स हटा लिए और सबसे पहले उसने आध्या की नानी के पैर छुए, उसके बाद उसने शोभना जी के, फिर अनुपम जी के। शोभना जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो देव एक पल के लिए देव को देखकर यही सोचने लगी कि देव आध्या को प्यार से रखेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। खैर ये इनकी सोच थी, लेकिन होने वाला ऐसा कुछ नहीं था। शोभना जी ने आगे बढ़कर देव की आरती की, उसके बाद उन्होंने देव का तिलक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर देव लंबा था जिसे देव झुक गया और देव ने अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे रखा। फिर शोभना जी ने तिलक किया। सारी रस्मों को करते करते 4 बज गए थे। अब बारी थी देव के मंडप में बैठने की। देव मंडप में बैठा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। देव वहां बैठकर काफी इरिटेट हो रहा था, पर उसे शादी तो करनी थी, इसलिए वो बिना भाव से सारी रस्मों को अच्छे से निभा रहा था, जैसे कि वो सच में शादी करने के लिए खुश। ये ख्याल आने लगे कि क्या मैं सही कर रही हूँ? आध्या का ये सोचना एक पल के लिए था, क्योंकि अगले ही पल उसने आ रहे सारे ख्यालों को सोचना बंद किया। फिर देव के सामने देखकर मन ही मन बोली, यहाँ तक आई हूँ तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं बनता, और वैसे भी मुझे लगता तो यही है कि देव मुझसे। एक बार फिर आध्या अपने मन में प्यार शब्द को नहीं बोल नहीं पाए और खामोशी से देव के पास जाकर बैठ गई और पंडित जी ने मंत्र पढ़ता जारी रखा। देव और आध्या को अब एक दूसरे को वरमाला पहनानी नहीं थी, इसलिए दोनों को खड़े होना था। देव वरमाला पहनाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन आध्या ने काफी हैवी लहंगा पहना था, इसलिए उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। आध्या उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी।
देव ने देखा कि आद्या उठने की कोशिश कर रही है लेकिन उठ नहीं पा रही तो उसने थोड़ा नीचे झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आद्या जो कि उठने की कोशिश कर रही थी वो अपने सामने देव का हाथ देखकर वो देव के सामने देखने लगी। आद्या को इस वक्त काफी अच्छा लग रहा था देव का ये नेचर देखकर और आद्या के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अपना हाथ देव के हाथ पर रखा। आद्या को इस वक्त ना बयां करने वाला एहसास होने लगा था और इस वक्त वो देव से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी और देव ने आद्या की मदद की और उसने आद्या को खड़ी की। फिर आद्या ने अपनी एड़ियों के बल खड़े होकर देव को वरमाला पहनाने लगी। देव काफी लंबा था और उसने नीचे झुकने की जरा भी कोशिश नहीं की और आद्या एड़ियों के बल खड़ी रहकर वरमाला पहनाने लगी पर वो पहना नहीं पा रही थी क्योंकि आद्या देव के शोल्डर तक भी नहीं आ रही थी और आद्या लड़खड़ा गई फिर नीचे गिरने लगी पर देव ने आद्या की कमर को अपने दो मजबूत हाथों से पकड़ लिया। ये देखकर साइनी और बाकी सभी ताली बजाने लगे और आद्या देव को बार बार पलके झपकाकर देख रही थी। देव ने आद्या की तरफ ज्यादा गौर नहीं किया था और उसने आद्या को सीधी खड़ी की और आद्या धीमी आवाज में बोली, थैंक यू। ये सुनकर देव ने कोई जवाब नहीं दिया और देव थोड़ा झुक गया। फिर आद्या ने वरमाला पहनाई। हालांकि आद्या को काफी अजीब लगा था देव के जवाब ना देने पर उसने ज्यादा इस बात पर गौर नहीं किया था। वरमाला के बाद काफी रीति रिवाज दोनों ने किए। उसके बाद बारी थी फेरे लेने की। आद्या ने पंडित जी की बात सुनी फेरे लेने की तब वो उदास हो गई होती भी क्यों ना क्योंकि फेरों के बाद वो देव की हो जाएगी और अपना घर अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर उसे देव के साथ जाना होगा। यही सोचकर उसका चेहरा उदासी से भर गया पर फेरे तो उसे लेने ही थे। फिर से पहले देव फेरे के लिए खड़ा हो गया था। फिर एक बार देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था जिसे देखकर आद्या खामोशी से खड़ी हो गई और दोनों के फेरे शुरू हुए। दोनों आज 7 फेरे ले रहे थे और एक दिल के बंधन में बंधने वाले थे जिसे आद्या पूरी बेखबर थी और एक गलतफहमी के चलते उसने 7 वचन और 7 फेरे लिए। फिर दोनों बैठ गए और पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया और अब वक्त आ गया था आद्या को मंगल सूत्र पहनाने का। देव ने बिना देरी किए आद्या को मंगल सूत्र पहनाया और देव ने अपने हाथ में सिंदूर लिया। फिर आद्या की मांग में भरने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आद्या इस वक्त काफी इमोशनल हो गई थी और उसने अपनी आंखें इस समय बंद कर दी और जैसे ही देव ने उसके मांग में सिंदूर भरा और ये एहसास पाते ही आद्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वो गहरी सांस लेकर देव की तरफ देखने लगी। वो अब देव की हो चुकी थी और उसके मन में ये ख्याल आते ही वो सहर उठी। फिर उसने अपनी आंखें फिर कसकर बंद कर ली और पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। दूसरी तरफ नकुल जब शादी में आया और वो अपनी नज़र चारों तरफ फिराने लगा। उसकी नज़र न जाने क्यों किसी को ढूंढ रही थी। वो आगे बढ़ता हुआ अंदर आने लगा। नकुल की नज़रें इधर उधर मानो किसी की तलाश कर रही थी, इसलिए जाने अनजाने में वो किसी लड़की से टकरा गया। उस लड़की के हाथ में नॉर्मल ड्रिंक थी जो कि नकुल के कपड़ों पर गिर गई थी, इसलिए नकुल ने पहले लड़की की तरफ नहीं देखा और अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा। और वो लड़की जब नकुल को सॉरी बोलने वाली थी और वो नकुल के सामने देखकर घबराने लगी और नकुल अपनी नज़र ऊपर करके देख पाता उस लड़की को। इससे पहले वो लड़की वहां से तेजी के साथ भाग गई। इधर नकुल ने अपना सर गुस्से से ऊपर किया और उसने देखा कि सामने कोई नहीं था तो वो चारों तरफ देखने लगा लेकिन वहां काफी लोग मौजूद थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने उस पर ड्रिंक गिराई थी। वो वहां देख रहा था कि तभी आन्या की नज़र नुकाल पर गई और वो नकुल के पास आने ली और आन्या नकुल के पास आती हुई बोली, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, शादी खत्म हुई उसके बाद आ रहे हो तुम। नकुल ने सामने की तरफ देखा, फिर उसने कहा, ये देखो किसी ने मेरे कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी और मेरे कपड़े खराब कर दिए। आन्या ने नकुल के कपड़े देखे फिर कहा, ओह चलो तुम मेरे साथ, में तुम्हें एक रूम में लेकर चलती हूँ, तुम वहां अपने कपड़े साफ कर लेना। नकुल आन्या के पीछे हो गया और वो जिसने ड्रिंक गिराई थी उस पर चिढ़ भी रहा था, पर क्या कर सकता था, आखिर उसे पता भी नहीं था कि आखिर किसने उस पर ड्रिंक गिराई थी। और थोड़ी दूरी पर खड़ा राहुल ने आन्या को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा और गुस्से में आ गया था क्योंकि उसने पहले आन्या के पास नोमान को देखा था और आन्या नोमान से हंस कर बात कर रही थी। याद आते ही राहुल के हाथों की मुट्ठियां भींचने लगी थी और वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दिल के मकसद से बंधा ये रिश्ता क्या अभी भी आद्या से अनजान रहेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क एक दिल। आन्या ने भी धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, वो आया था पर उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए चला गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी।
आद्या दूर हुई, फिर उसने अपनी पलकें झपका दी और आन्या भी अपना सिर हिलाने लगी। इधर देव को वैसे भी यहाँ से जाने की जल्दी थी, इसलिए वो पहले से अपनी कार में बैठ गया था। फिर आद्या भी कार में बैठ गई और कार यहाँ से तेज रफ्तार के साथ निकल गई। देव आद्या के पास बैठा था और वो बार बार अपनी वॉच की तरफ देख रहा था, कभी सामने की तरफ देख रहा था तो कभी वॉच की तरफ, पर उसने अपने पास बैठी आद्या की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। और आद्या देव की ये हरकत ध्यान से देख रही थी और देव को यही हरकत बार बार करते देख इरिटेट हो रही थी और मन ही मन बोली, मुझे एक बार भी नहीं देखा, क्या ये घड़ी इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है या फिर उसको इतनी प्यारी है। आद्या देव का ध्यान अपने ऊपर करने के लिए जानबूझकर खांसने लगी। देव जो कि अपने में बिजी था, वो आद्या के खांसने पर सच में आद्या की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने साइड में पड़ी में पानी की बोतल ली और आद्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये पानी पिलो। आद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसे लगा था कि देव उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, पर वो गलत थी। आद्या ने पानी की बोतल ली, फिर पानी पीने लगी। तकरीबन 1 घंटे के बाद देव की कार आखिर घर पहुंच गई। आद्या घर को गेट से लेकर घर की बाहर तक देख रही थी। आद्या कभी देव के घर नहीं आई थी, उसने पहली बार देव का घर देखा था और घर को इतनी खूबसूरती सजा हुआ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर आद्या और देव दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। फिर आद्या का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद काफी रस्में पूरी करने के बाद देव वहां एक पल भी खड़े रहे बिना अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि आद्या अभी भी वहीं खड़ी थी। आद्या को देव के इस तरह चले जाने से उसे अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद देव को कुछ काम होगा, इसलिए वो जल्दी चला गया होगा। देव अपने कमरे में आया। कमरा पूरा रेड और व्हाइट फूलों से सजाया हुआ था, पर देव ने एक नज़र भी उठाकर कमरे की तरफ नहीं देखा था और सीधा अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। देव शॉवर लेने के बाद सीधा अपने कमरे से निकलकर अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद साइनी आद्या को देव के कमरे में लेकर लाई। जब आद्या ने देव का कमरा देखा तो वो देखती रह गई। उसने देव का कमरा शादी के बाद पहली बार देखा था। देव का कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत लग रहा था और कमरा फूलों से सजाया हुआ था। कमरे को इतने सारे फूलों से सजाया हुआ था कि कमरे की दीवार भी मुश्किल से दिख रही थी कि यहाँ दीवार भी है। जहाँ आद्या की नज़र जा रही थी वहाँ उसे व्हाइट और रेड कलर के फूल नजर आ रहे थे और कमरे की सारी चीजें सलीके से रखी हुई थी, जरा भी इधर उधर नहीं थी, जिसे देखकर आद्या इतना तो समझ गई थी कि देव को अपनी चीजें अपनी जगह पर चाहिए। साइनी आद्या को अपने शोल्डर से मारती हुई शरारत करते हुए बोली, कैसा लगा मेरे देव भाई का कमरा? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आद्या सहम सी गई और वो अपने होठों को दांतों से काटने लगी और फिर साइनी बोली, आद्या भाभी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ तुरंत आ जाऊंगी, अब मैं नीचे जा रही हूँ। आद्या ने साइनी को कुछ भी नहीं कहा और साइनी कमरे का दरवाजा बंद कर वहां से चली गई और आद्या अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाने लगी और उसकी नज़र वही टेबल पर गई। टेबल पर खाना रखा हुआ था। ये देखकर आद्या ने सोचा कि देव आ जाए, उसके बाद वो खाना खाएगी। यही सोचकर आद्या फिर बेड के पास आई। फिर बेड को घुरते हुए बोली, अब मैं यहाँ कहाँ बैठूंगी, इतने भी फूल नहीं डालने चाहिए थे बिस्तर पर कि सिर्फ फूल दिखे पर बेड शीट नहीं आ। आद्या ने अपनी जगह से सारे फूलों को एक साइड किया, फिर बैठ गई। इधर देव अपने स्टडी रूम में जाकर फिर राहुल को कॉल करके उसने पूछा था कि सब आ गए, तब राहुल ने जवाब में कहा सब आ गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर देव ने कहा मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर देव ने कॉल कट किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद पूरे घर की लाइट ऑफ कर दी गई थी और देव इसी का तो इंतजार कर रहा था। देव अपने घर से निकलकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया था और इधर आद्या बेड पर बैठे बैठे देव का इंतजार कर रही थी और वो आज देव सारी बातें क्लियर भी करना चाहती थी और देव से ये भी कहना चाहती थी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ और ये शादी किसी भी हालात में हुई हो, पर हम आज से नई शुरुआत करते हैं। आद्या ने ये सोच लिया था और ये सोचकर ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। टाइम बीतता गया, फिर भी आद्या देव का इंतजार कर रही थी और उसने अपनी नज़र दरवाजे के सामने टिकाई हुई थी और आद्या के मन में अब ख्याल आने लगे थे और मन ही मन देव कहाँ है और अभी तक आया क्यों नहीं। आद्या पूरे दिन की थकान की वजह से उसका सर भारी होने लगा था और देखते ही देखते वो नींद की आगोश में चली गई। उसने काफी देर तक देव का इंतजार किया था, पर देव आया नहीं था और वो गहरी नींद में सो गई थी। दूसरी तरफ ऑफिस में देव की मीटिंग काफी देर तक चली। अब मीटिंग खत्म होते होते सुबह के 5 बज गए थे। मीटिंग जैसे ही खत्म हुई देव बिना रुके वहां से तेजी से निकल गया। कुछ मीटिंग में बैठे लोग में से एक बोला, ये देव अपनी शादी की पहली रात को भी मीटिंग रखता है और हमारी भी नींद खराब की इसने।
वहां बैठा एक और शख्स बोला, वो देव ओब्रॉय है, भूलो मत, चलो अब हमें भी घर जाना है वरना हमें यहाँ सोना पड़ेगा। सागर सबसे लास्ट में गया था और वो देव से थोड़ा नाराज भी था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा था देव का आज ही मीटिंग रखना। अल्पविराम 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 अल्पविराम। क्या आध्या अभी भी देव की चाल को समझ पाएगी या फिर अनजान रहेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क एक दिल। आध्या बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी कि तभी उसका पैर फिसलने लगा और वो गिरने लगी। देव जो कि अपने कपड़े लेकर मुड़ा ही था कि उसने देखा कि आध्या नीचे गिर रही है तो वो आगे बढ़ गया। कॉमा 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 कॉमा। नकुल का सच आन्या जान पाएगी या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए इश्क एक दिल। मैं आप सभी से एक बात करना चाहती हूँ नकुल के बारे में। असल में मैंने नकुल नाम पहले नुकाल रखा था पर अब मैं अपने एपिसोड एडिट कर रही हूँ इसलिए मैंने उसका नाम बदल दिया था और नकुल रखा, पर मैंने इतने एपिसोड एडिट किए हैं इसलिए आपको पढ़ते में नकुल दिख रहा होगा, लेकिन आगे मैंने एपिसोड एडिट नहीं किए इसलिए आप नकुल को नुकाल के रूप में पढ़िए। मैं वैसे तो जितनी जल्दी हो सकेगा एपिसोड एडिट करके नुकाल से नकुल कर दूंगी। थैंक यू। तब तक नुकाल को नकुल समझिए। आध्या देव को बुरे जा रही थी। देव कार चलाते हुए काफी हैंडसम और आकर्षित लग रहा था। आध्या देव को देखकर अपना मुंह बनाने लगती है कि देव ने उससे एक बार भी नहीं देखा। अंडरस्को। दूसरी तरफ आन्या ने अपने घरवालों से उसकी और नुकाल की शादी की बात करी थी। आन्या के माँ बाप ने नुकाल को अपने घर बुलाया था क्योंकि वो भी नुकाल को जानना चाहते थे। घरवालों को आन्या की मनपसंद शादी करने से कोई शिकायत नहीं थी। वो सब तो खुश थे क्योंकि घर लड़की को बसाना है। उन लोगों की ऐसी सोच थी जो कि काफी सही भी थी, लेकिन आन्या इस बात से अनजान थी कि उसने अपने लिए गलत लड़का चुन लिया है। वो अपने कमरे में जाकर नुकाल को कॉल करके एक हफ्ते बाद अपने घर आने के लिए बोलती है और ये बात वो बहुत खुशी से बोल रही थी। और नुकाल दूसरी तरफ अपनी तीखी मुस्कुराहट बरकरार करते हुए आन्या से एक जेंटलमैन की तरह बात कर रहा था। फिर वो बात कर फोन रखता है। वो सोफे पर बैठा था। फिर उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बोलने लगा, डॉट 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 डॉट। फंस गई मछली जाल में। तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला मैं तुमसे रोज तड़पा तड़पा कर लूंगा। डॉट 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 डॉट। काफी टाइम पहले आध्या मॉल में अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग गई हुई थी और उसने कुछ कपड़े पसंद किए और वो ट्रायल रूम में जाकर चेंज करने ही वाली होती है कि तभी नुकाल गलती से उस रूम में आ जाता है। नुकाल ने उस वक्त मास्क पहना होता है जिसकी वजह से आध्या उसका चेहरा देख नहीं पाती। उससे ट्रायल रूम में किसी के आने की आहट सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़ती है और वो किसी लड़के को ट्रायल रूम में देखकर डर जाती है और वो जल्दी से बाहर भागने लगती है। नुकाल आध्या को समझाने की कोशिश करता है लेकिन आध्या उससे गलत समझ रही थी और वो नुकाल को धक्का देकर बाहर निकल जाती है और बाहर आते ही वो अपनी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। नुकाल भी उसके पीछे आ जाता है और वो आध्या को कुछ कह पाता उससे पहले ही आध्या उससे खींचकर सबके सामने थप्पड़ मार देती है। डॉट 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 डॉट। जिसकी वजह से वो उस मॉल में थप्पड़ मारने वाली लड़की को ढूंढ रहा था और एक दिन उसने आन्या को देखा तो उसने उसे मॉल वाली लड़की समझ लिया और उससे पटाने की कोशिश करने लगा ताकि वो उससे बदला ले सके। आन्या तो वैसे भी नुकाल को नहीं पहचान सकती थी क्योंकि वो मॉल वाली लड़की तो वो थी ही नहीं, वो तो आध्या थी, लेकिन नुकाल को तो आध्या ने भी नहीं देखा था तो वो नुकाल को इस वक्त देखती फिर भी वो नहीं पहचान सकती थी कि वो मॉल वाला लड़का है क्योंकि उस वक्त नुकाल ने मास्क पहना था। दोनों जुड़वा बहन होने की वजह से नुकाल को गलतफहमी हो गई है और उस गलतफहमी का शिकार आन्या हो गई। अंडरस्को। बड़े से होटल में पहले से ही दोनों के लिए डिनर टेबल बुक करा दिया था। जब दोनों अपने लोकेशन पर पहुंचे तो रात के 9 बज जाते हैं। देव को एक कॉल आता है, मानो बहुत अर्जेंट था। देव आध्या को उनके टेबल बुक किया हुआ था वहां जाने का इशारा करता है और वो अपना अर्जेंट कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। आध्या जब टेबल की ओर बढ़ रही थी तो वो है एक शख्स को देखकर वही उसके कदम रुक गए। वो सुबह से जितनी खुश थी उसके चेहरे पर अब एक घबराहट सी दिखाई देती है और साथ में उदासी और उससे मन ही मन एक अजीब सा डर भी लगने लगा। शादी किसी भी हालात में क्यों ना हुई हो, लेकिन अब वो अपना ये रिश्ता दिल से निभाना चाहती थी, इसलिए उसने देव को सब सच ही बताना समझा क्योंकि उसके लिए शादी एक पवित्र रिश्ता है और उसमें वो कोई छल और कपट नहीं रखना चाहती थी। अंडरस्को।
दूसरी तरफ सौम्या अब शांत रहने लगी थी। उसने इन 15 दिनों में जितनी खुशी मिली थी उससे कहीं ज्यादा अब उससे तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि उसके अतीत ने उससे झंझोड़ के रख दिया था। वो अपना दर्द किसी को बांट भी नहीं सकती थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिसकी वजह से उसका ये दर्द कम हो जाए। वो ये सब सोचते हुए ही अपने घर से निकल गई और एक बार में अपनी कार रोककर उस बार में चली गई। आज वो अपना दर्द कम करना चाहती थी ताकि उसके सीने में उभरे हुई तकलीफ को कम कर सके। और दूसरी तरफ समीर भी उसी बार में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था, लेकिन समीर ने आज तक शराब नहीं पी थी। उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, वो सिर्फ नॉर्मल ड्रिंक ही करता था। वो वहां अपने दोस्तों के साथ बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र सामने एक टेबल पर बैठी सौम्या पर नजर पड़ी और वो उससे गौर से देखने लगा और मन में ही बोलने लगा कि ये सौम्या है या उसका कोई वहम है। वो गौर से उस तरफ देखने लगा और उससे ये यकीन हो गया कि वो सच में सौम्या है। और वो उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि सौम्या यहाँ क्या कर रही है, और वो भी इतनी रात को। क्या ये लड़की पागल है? उससे थोड़ी भी परवाह नहीं है अपनी। वो ये सब सोच ही रहा था कि सौम्या ने जो ड्रिंक मंगवाई थी वो आ गई और वो पूरी बोतल उठाकर पीने लगी। समीर जो के सोच रहा था और उसकी नज़र सौम्या पर ही थी कि तभी उसने देखा कि सौम्या शराब की पूरी बोतल उठाकर पी रही है। ये देखकर चौंक गया और वो गुस्से में सौम्या की तरफ बढ़ गया और वो सौम्या से बोतल छीनकर वह टेबल पर पटक देता है और सौम्या का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगता है। सौम्या ने अभी तक नहीं देखा था कि किसने उसका हाथ पकड़ा है और वो चिल्लाने लगी, डॉट 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 डॉट, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन समीर उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। वो सौम्या को बाहर ले जाकर उसका हाथ छोड़ता है और गुस्से में बोलने लगता है, डॉट 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 डॉट, तुम इस वक्त क्या कर रही हो यहाँ, और तुमने ड्रिंक क्यों की? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है क्या? सौम्या जो कि वो गुस्से में उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे समीर की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी नज़र ऊपर करती है और समीर को देखते ही रह जाती है और उसका दर्द फिर से उभरने लगता है और वो अपनी नज़र हटाकर समीर को कोई भी जवाब दिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। और समीर ये देखकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और वो उसके बहुत करीब आ जाती है। समीर अपनी नज़र सौम्या के चेहरे पर डालता है। सौम्या का चेहरा रोने की वजह से सूजा हुआ था और उसके आंखों में आंसू अभी भी थे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। समीर ये देखकर बोलने लगा, डॉट 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 डॉट, सौम्या तुम रो क्यों रही हो और क्या हुआ है? तुमको कुछ हुआ है क्या? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सौम्या समीर की ये फिक्र देखकर उससे और रोना आ रहा था और वो बिना कुछ सोचे समीर के गले से लगकर रोने लगती है। समीर भी सौम्या के इस अचानक से गले से लगने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि सौम्या और ज्यादा रोने लगी है और वो अभी सौम्या को गले से लगते हुए उसके पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज तुम इस तरह से रोना बंद कर दो। असल में सौम्या के रोने से समीर को तकलीफ हो रही थी और वो उससे रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो उससे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। देव ने अचानक आद्या की बात सुनकर शौक हो गया था। देव को पहले से ही पता था लक्ष्य और आद्या के बारे में, लेकिन आद्या उससे खुद बताएगी उससे ये यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो आद्या की बाजुओं को धीरे धीरे करके उसकी पकड़ ढीली करने लगता है। आद्या ये सुनकर देव की तरफ देखने लगती है और मुस्कुराहट के साथ देव की बातों का जवाब देती है, बेवकूफ़ भी तो मैं आपकी हूँ, तो आप भी हुए ना बेवकूफ़ मिस्टर। आद्या की बात तो सही थी, बेवकूफ़ लड़की का पति भी तो बेवकूफ़ हुआ ना। देव आद्या की बात सुनकर वो उसकी तरफ देखता है और वो आद्या को घूरने लगता है। देव आद्या को पूरी तरह से इग्नोर ही करता है, उसके लिए ये सही था क्योंकि उससे आद्या की बातें फालतू लगती थी, इसलिए वो उससे इग्नोर कर रहा था। खाना खा लेने के बाद आद्या वही बेड पर बैठे थोड़े टाइम जो पहले हुआ उसके बारे में सोच रही थी। उससे बुरा तो लगा था कि देव ने लक्ष्य को मारा था, लेकिन लक्ष्य को उसने मेरे लिए ही तो मारा था। और वो देव के सामने देखती है जो कि सोफे पर बैठे अपने फ़ोन पर बात कर रहा था। बात करने के बाद उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और सामने देखने लगा। उसने सामने देखा तो आद्या उससे ही देखे जा रही थी। देव ये देखकर आद्या से बोलता है, व्हाट, क्या कोई प्रॉब्लम है? आद्या देव की ये बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, आपको लक्ष्य को इस तरह मरना नहीं चाहिए था। आद्या ये सब बहुत ही धीरे से और डरते हुए बोल रही थी, लेकिन वो इतना भी धीरे नहीं बोल रही थी किसी को सुनाई ना दे। देव जो कि सोफे पर शांति से बैठा था, उससे ये बात सुनकर फिर से गुस्सा आने लगा था।
और उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी थी और वो गुस्से से सोफे पर से उठा और वो आध्या की तरफ बढ़ने लगा कि उसके पास उसकी फैमिली नहीं थी, लेकिन देव की फैमिली को वो अपनी फैमिली मानता है। बट वो कभी कभार ही देव के घर रुकाता था। जब वो अकेला नहीं रहना चाहता हो तब उससे अकेला ना रहना पड़े, इसलिए वो ज्यादातर काम में बिजी रहता है। नुकाल मौका पाकर ही होटल से निकल जाता है। उसने डिनर भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उससे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा किस पर निकाले उससे वो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। आध्या और देव घर आ चुके थे और रास्ते में तो आध्या ने कुछ नहीं कहा और न ही देव ने कुछ। देव फ्रेश होकर अपने कमरे में आता है और देखता है कि बेड पर आध्या वही कपड़े पहने हुए ही सो गई है। उसने अपनी सैंडल भी नहीं उतारी थी। आध्या बहुत ही थक चुकी थी। देव तो कमरे में आकर ही सीधा वॉशरूम में बैठ गया था, लेकिन आध्या बेड पर लेट गई और उससे कब नींद आ गई उससे पता ही नहीं चला और वो ऐसे ही सो गई। देव आध्या की सैंडल देखकर उससे अजीब तरीके से देखता है और बोलता है, बेवकूफ लड़की। वो इतना कहते ही आध्या के पास गया और आध्या की सैंडल देव ने अपने हाथों से निकालता है। वैसे तो वो किसी और के कमरे में होता और आध्या अपने सैंडल पहन कर सो रही होती तो वो कभी नहीं उसकी सैंडल निकलता, लेकिन कमरा उसका था और उससे अपने कमरे में गंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने आध्या के सैंडल उतारे और उससे सलीके से सुलाया और आध्या को कंबल उठाया। उसके बाद वो बेड की दूसरी तरफ जाकर सो गया। उससे भी नींद जल्दी आ गई थी क्योंकि वो काफी रातों से ठीक से सोया नहीं था। अगली सुबह आध्या की नींद खुलती है और वो अपनी बेड की दूसरी तरफ देखती है। वहां कोई नहीं होता तो वो उठ खड़ी होती है। क्या देव मेरे उठने से पहले ही उठ गए हैं? फिर वो अपना वॉशरूम चेक करती है। देव वहां भी नहीं होता और उसने देखा कि कमरे का नोक खुला हुआ है तो वो समझ जाती है कि देव शायद ब्रेकफास्ट करने के लिए गया होगा। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि उससे साइनी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो अपने कदम वहीं रोक लेती। शोर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सोम्या में उसकी ये बात नजरअंदाज कर टाली और घर जाने के लिए बोलती है। समीर वैसे तो उससे अपने पास ही फिलहाल रखना चाहता था, लेकिन वो सोम्या को परेशान भी करना नहीं चाहता था, इसलिए वो उससे घर जाने से नहीं रोकता। और सोम्या अभी सिर्फ और सिर्फ समीर की बातें ही सोच रही थी और उसने जो अपना 2 दिन से हाल बना रखा था वो अब नहीं था। वो अभी काफी ठीक महसूस कर रही थी। और समीर अपने घर जाकर पूरी रात सोया नहीं था क्योंकि उससे सोम्या का रोता हुआ चेहरा ही नजर आता था और उससे यही बात पूरी रात उससे सोने नहीं देती कि सोम्या को असल में हुआ क्या है। और अपने घर अभी भी इसी वक्त यही सोच रहा था और उसकी माँ उससे काफी बार पुकार चुकी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन समीर सोम्या के ख्यालों में गुम था। और नानी को समीर का इस तरह से खोया हुआ होना पसंद नहीं आता और नानी सोफे पर से उठकर ठंडे पानी का जग समीर पर डाल देती है। समीर की माँ ये देखकर नानी को रोक पाती, इससे पहले ही नानी ने समीर पर पानी डाल दिया था। समीर अपनी लंबी लंबी सांस भरते हुए अपनी नानी से बोलता है, नानी ये क्या कर दिया? इतना ठंडा पानी सुबह सुबह ही डाल दिया। मैं अभी तो फ्रेश होकर आया था, ये क्या कर दिया आपने? नानी अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए और अपना एक हाथ अपने कमरे पर रखते हुए बोलते हैं, तू फ्रेश होकर आया था लेकिन तेरा दिमाग अभी भी सोया हुआ है। बोल अब तू कहाँ खोया हुआ था? समीर अपनी नानी की बात सुनकर खामोश होते हुए और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोलता है, नहीं कहीं नहीं खोया हुआ था, वो मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। वो इतना कहते ही वहां से चला गया क्योंकि वो जानता था कि नानी बहुत ही स्मार्ट है। अगर वो कोई भी जवाब देगा तो नानी उसका जुट समझ जाएगी और वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उन्हें सच पता ना चले। देव अपने केबिन में राहुल को अमेरिका जाने की टिकट को कैंसिल करने के लिए बोलता है और 1 महीने बाद उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोलता है क्योंकि फिलहाल तो वैसे भी देव के पास काफी सारे प्रोजेक्ट थे और उन सब प्रोजेक्ट पर काम पहले से शुरू हो चुका था, इसलिए देव गांव जाने के लिए आसानी से मान गया था। राहुल एक फाइल दिखाते हुए देव से बोलता है, इस पर हम अभी काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट है, इसलिए हमें अभी इस प्रोजेक्ट में अभी काम नहीं करना चाहिए। देव राहुल की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोलता है, नहीं इससे मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बाकी के सारे काम कर लो और हाँ 1 महीने बाद अमेरिका वाले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उन्हें इन्फॉर्म कर देना। देव ने आज कुछ हद तक काफी सारे काम कर लिए थे क्योंकि वो अपने काम के काफी माहिर था और उससे काफी टाइम से उसने आराम नहीं किया था, इसलिए वो गांव जाने के लिए तैयार हो गया था ताकि वो अपने दिमाग को थोड़ा आराम भी दे सके।
आध्या तो देव के साथ गांव जाने की बात सुनकर ही बहुत खुश थी, क्योंकि उससे देव के साथ कुछ पल साथ में बिताने मिलेंगे। वो भी गांव में। साइनी आध्या को सोफे पर बैठा देखकर और अकेले अकेले मुस्कुराता देखकर उसके बगल में बैठ जाती है और बोलती है डॉट 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 डॉट। गांव जाने की इतनी खुशी। आध्या साइनी की बात सुनकर उसके सामने देखती है और थोड़ा शर्माते हुए बोलती है डॉट 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 डॉट। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। साइनी फिर आध्या को गांव की बातें बोलने लगती है डॉट 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 डॉट। आपको पता है कि गांव में हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते, वहां लड़कियां सिर्फ चोली पहनती है और शादीशुदा लड़की बहुत बड़ा घूंघट डालती है डॉट 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 डॉट। आध्या साइनी की बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर बोलती है डॉट 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 डॉट। सच में? साइनी और सीरियस होते हुए बोलती है डॉट 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 डॉट। यही नहीं, वहां तो अपने पति के सामने भी घूंघट डालना पड़ता है, सबके सामने डॉट 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 डॉट। ये सुनकर तो आध्या मानो किसी सोच में ही डूब गई और वो थोड़ी गंभीर होते हुए बोलने लगती है डॉट 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 डॉट। तो क्या मुझे भी वहां इस तरह से रहना पड़ेगा डॉट 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 डॉट। अरे नहीं, आपको क्यों रहना पड़ेगा? मैं तो उस गांव वालों की बातें बोल रही हूँ, आपकी नहीं। आप वहां जैसे चाहो वैसे रह सकती हो डॉट 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 डॉट। आध्या की तो मानो सांस में सांस आए और वो खुश हो गई ये सुनकर, वरना वो खुद देव के साथ ना जाने के लिए बहाना बना देती। वो तो शुक्र है साइनी का कि उसने मुझे सच बोला डॉट डॉट डॉट। वो ये सब सोचकर राहत की सांस ले पाती। इससे पहले ही साइनी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है उससे और वो साइनी के सामने देखती है। आध्या कुछ हद तक समझ चुकी थी कि साइनी ने उसे बेवकूफ बनाया है और उसका मजाक बनाया है, इसलिए वो साइनी को मजाक में मारने की कोशिश करती है और साइनी ये देखकर भागती है। साइनी आध्या को अपने पीछे भगा रही थी और उससे रुकने के लिए बोल रही थी डॉट 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 डॉट। सोफे के चारों ओर साइनी भागती है और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती हुई आध्या से बोलती है डॉट 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 डॉट। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन कुछ हद तक वहाँ ऐसा ही है भाभी डॉट 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 डॉट। आध्या की अब सांसें ज्यादा भागने की वजह से फूल रही थी और वो सोफे पर बैठ गई और साइनी को बोलने लगती है डॉट 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 डॉट। तुम बहुत ही बदमाश हो साइनी, मुझे डरा ही दिया तुमने डॉट 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 डॉट। साइनी ये सुनकर रुक जाती है और थोड़ी सीरियस होकर बोलती है डॉट 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 डॉट। वैसे तो आपको वहां संभल कर रहना होगा और मेरे भाई को अपने से दूर मत करना, वरना ऐसा ना हो कि मेरे भाई को कोई गांव वाली लड़की पसंद आ जाए डॉट 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 डॉट। आध्या साइनी की बातें सुनकर बोलती है मजाक मत करो, अब बहुत हुआ मजाक करना डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। अगर किसी गांव वाली लड़की को मेरा इतना हैंडसम भाई पसंद आ गया तो कहीं वो आपसे छीनने की कोशिश ना करे डॉट 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 डॉट। आध्या जानती थी कि साइनी मजाक कर रही है। साइनी आध्या को देखकर समझ गई थी कि आध्या उसकी बातें मजाक समझ रही है, इसलिए वो बोलती है आपको वहां जाकर ही पता चलेगा आपका सरप्राइज। वो इतना कहकर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और आध्या सोच में पड़ गई कि साइनी ने उससे क्या बोलने की कोशिश की। फिर वो अपने दिमाग से सारी बातें जटकती है, क्योंकि वो साइनी की बातें मजाक में ही ले रही थी। देव और आध्या सबका आशीर्वाद लेकर सुबह सुबह ही गांव जाने के लिए निकल गए थे। गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए वो सुबह ही निकल गए। आध्या ने अनारकली सूट पहना था लाल रंग का और वो उस पर काफी अच्छा लग रहा था, और देव ने व्हाइट शर्ट, ब्लू पेंट और ब्लैक कलर के गॉगल्स पहने थे। वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन आध्या देव को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उससे 2 दिन पहले की सारी बातें याद थी। इसीलिए उसने 2 दिन से देव से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। लेकिन वो एक बात तो देव से पूछना चाहती थी कि क्या वो मुझसे प्यार करता है। अगर प्यार करता है तो वो मुझसे इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। उसे इतना याद आते ही वो देव के सामने देखती है। देव अपनी ड्राइविंग पर ही फोकस कर रहा था। वो उससे घुरे जा रही थी और मन ही मन बोलने लगती है डॉट 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 डॉट। देखने में तो कितना हैंडम है मेरा पति, लेकिन सिर्फ नाम का है। देव जो कि ड्राइव कर रहा था, उससे एहसास हुआ कि आध्या उससे एकटक देखी जा रही है, तो वो उसके सामने देखने लगता है और अपनी भौं को उठाते हुए बोलता है व्हाट, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? देव इतना बोलते ही अपनी नज़र फिर से ड्राइविंग पर रखता है। आध्या जो कि देव को घुरे जा रही थी, वो देव के इस तरह से बोलने से हड़बड़ा गई और बोलने लगती है डॉट डॉट डॉट। वो देव जो कि अपनी नज़र ड्राइविंग पर गड़ाए हुए था, आध्या के इस तरह से बोलने से वो उसके सामने देखता है
डॉट 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 डॉट। आध्या ये देखकर बोलने लगती है, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो, देव ने अपनी शांत आवाज में बोला। उसमें ना तो गुस्सा था और ना ही कोई एटीट्यूड था। आध्या ये देखकर मुस्कुरा गई और बोलने लगती है, आपने मुझसे शादी क्यों की? असल में आध्या देव को ये पूछना चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो देव के सामने होते हुए वो सीधे से कैसे बोल सकती थी। देव जो कि शांत बैठा था, उससे याद आने लगा कि उसने आध्या से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी डील की वजह से की है और अपने फायदे दे के लिए, और वो ये सोचकर ही एक गहरी सांस लेता है। डॉट और आध्या से बोलने लगता है, तुम्हारे बेवकूफ़ जैसे सवाल मुझसे ना कहो तो बेहतर है, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और ये कोई टाइम नहीं है इस तरह के सवाल करने का। देव को फिलहाल के लिए ये बात टालनी थी, इसलिए उसने आध्या से इस तरह से बात की, लेकिन वो आध्या को कहता भी क्या। आध्या के इस सवाल का जवाब कि मैंने तुमसे सिर्फ डील के लिए शादी की है, वो इस तरह से तो बात नहीं कर सकता था ना। लेकिन आध्या को अब देव के इस तरह की बेरुखी पसंद नहीं आती और वो बोलने लगती है, आप जब देखो तब मुझसे इस तरह से क्यों बात करते हो? मुझे सही से जवाब दिया होता तो आपकी लंका नहीं लुटा जाती। देव आध्या की बात को इग्नोर करता है और अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता है, क्योंकि वो 4 दिनों से आध्या के साथ रहकर जान चुका था कि वो बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की है और चुप उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इसलिए उससे इग्नोर करना ही बेहतर समझता है। लेकिन आध्या को देव का इस तरह से इग्नोर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में बोलने लगती है, आप अपने आप को समझते क्या है? किसी पिक्चर के हीरो समझ बैठे हैं क्या खुद को, या फिर किसी शहर के राजा खुद को समझते हैं कि जब चाहो तब अपनी प्रजा की बात सुनो, या फिर नहीं नहीं। डॉट 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 डॉट। तुम एक पल के लिए भी चुप नहीं रह सकती? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैं अभी अपनी कार चला रहा हूँ? देव थोड़ा गुस्से होते हुए आध्या से बोल रहा था। डॉट 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 डॉट। लेकिन आप अपनी कार चलाते हुए मेरी एक बात का जवाब तो दे सकते हैं ना, इस तरह की फालतू बात किए बिना। आध्या देव के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए बोल रही थी। देव का मन कर रहा था कि वो आध्या को अपनी कार से बाहर फेंक दे। आखिर कोई लड़की इतना कैसे बोल सकती है? जब वो आध्या से मिला करता था तो वो हमेशा शांत रहा करती थी, लेकिन जब से उसने उससे शादी करने की अनाउंसमेंट की थी तब से ये लड़की चुप रहने का नाम नहीं ले रही है। डॉट 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 डॉट। और देव को लग रहा था कि उसका इस लड़की से शादी करने का फैसला गलत था अपनी डील के लिए। वो उससे इतना झेल रहा था कि अब उसके बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन अब क्या कर सकते थे? देव आध्या की बातों का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो लड़की उसके बगल में बैठी है वो बकबक की मशीन है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। और आखिर वो आध्या से कहता भी क्या कि तुम खामोश रहो, ये वो जानते हुए कि ये लड़की बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती, इसलिए उसने फिर से अपना फोकस अपनी ड्राइविंग पर किया। लेकिन अब आध्या को देव का इस तरह से इग्नोर करना उसके आपे के बाहर था और उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। डॉट 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 डॉट। देव आध्या की इस हरकत से उससे बोलने लगता है। डॉट 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 डॉट। बेवकूफ लड़की, क्या कर रही हो? छोड़ो इससे। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। देव कुछ और बोल पाता और अपनी कार रोक पाता, इससे पहले ही आध्या ने स्टीयरिंग व्हील को अपनी तरफ घुमा दिया, क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ से पकड़ने के लिए थोड़ा झुकी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा गई और स्टीयरिंग व्हील उसकी तरफ घूम गया। और सामने एक ट्रक आ रहा था और आध्या सामने की तरफ उसने देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई।